नमस्कार, मैं जनता श्रीराम गौतम। और जिस तरीके से टीआरपी स्कैम को लेकर मुंबई पुलिस एक तरफ चाल चल रही है, दूसरी तरफ ईडी भी इसी मामले में जांच कर रहा है। और ईडी ने दूसरी बार इंडिया टुडे ग्रुप के सीएफओ दिनेश भाटिया और डिस्ट्रीब्यूशन हेड केआर अरोड़ा को दोबारा से पूछताछ पर ले रखा है। इससे पहले सीएफओ दिनेश भाटिया से 7 घंटे पूछताछ ईडी एक बार और कर चुका है। और उस पूछताछ से ईडी चूंकि संतुष्ट नहीं था, इसलिए दोबारा से इंडिया टुडे ग्रुप के सीएफओ को दोबारा बुलाया गया पूछताछ के लिए। और अभी लंबी पूछताछ चल रही है। ये जो पूरा मामला है, ये उस दिन शुरू होता है जब परमबीर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। परमबीर सिंह जो कमिश्नर मुंबई पुलिस है, और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा खुलासा करने का दावा करते हैं। लेकिन जिस एफआईआर का हवाला वो देते हैं, उसी एफआईआर में जिस चैनल का नाम था वो था इंडिया टुडे ग्रुप। और उस नाम को छुपाकर परमबीर सिंह नाम ले देते हैं रिपब्लिक टीवी का। 2 अन्य चैनल थे, फकत मराठी और बॉक्स ऑफिस करके, ये छोटे चैनल थे। लेकिन जिस तरीके से परमबीर सिंह ने दावा किया था कि ये 40,000 करोड़ रुपए का मामला है और इसमें रिपब्लिक टीवी सबसे बड़ा दोषी है, यानी सीधे तौर पर अर्नब गोस्वामी पर सवाल उठाने की कोशिश की थी। और इसी वजह से बाद में इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री होती है। ईडी एक एफआईआर दर्ज करती है और उस एफआईआर के बाद ईडी की जांच शुरू होती है। जांच में सबसे पहले बार के अधिकारियों से जानकारी ली जाती है और बार के इस पूरे मामले में ईडी की मदद कर रहा है, उनको सारे तथ्य दिखा रहा है। दूसरी तरफ इसी को लेकर मुंबई पुलिस जांच आगे बढ़ाती है और एक बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट दाखिल कर देती है। 12 से 15 लोगों को दोषी बनाया जाता है और ज़्यादातर इसमें रिपब्लिक टीवी के अधिकारी होते हैं। उनको कई हफ्ते तक प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, जेल में रखा जाता है। और यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी को भी फंसाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अर्नब गोस्वामी एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाकर वहाँ से 29 जनवरी तक के लिए अपने लिए एक रक्षा कवच ले आते हैं। दूसरी तरफ ईडी इस मामले की जब जांच आगे बढ़ाता है तो उसे इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ कई सारे ऐसे सबूत मिलते हैं, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते ईडी ने दिनेश भाटिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, लंबी पूछताछ की थी। और इससे सब लोगों को यह पता चल गया था कि इंडिया टुडे ग्रुप, जिसको क्लीन चिट देने का काम किया था परमबीर सिंह ने, वो इस मामले में सबसे बड़ा दोषी है। और उसका दोष न खुल जाए, उसकी सच्चाई सामने न आ जाए, इसीलिए इसी मामले में जब हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई तो वहां पर परमबीर सिंह या मुंबई पुलिस की तरफ से कपिल सिब्बल ने ईडी की एंट्री पर सवाल उठाए थे। कपिल सिब्बल ने यह तर्क दिया था कि चूंकि यह मामला पुलिस का है, पुलिस जांच कर रही है, तो फिर इस मामले में ईडी क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। और इसको लेकर ईडी की तरफ से वकील असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा था कि चूंकि ये मामला धन से लेन देन का है, और परमबीर सिंह ने भी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बहुत बड़े धन के लेन देन की बात की थी, धन शोधन की बात की थी, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात की थी। और इसलिए यहाँ पर हमारी एंट्री, हमारी जांच जरूरी है। इसके अलावा हरीश साल्वे जो रिपब्लिक टीवी की तरफ से अर्नब गोस्वामी की तरफ से बहस कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि चूंकि यहाँ पर मामला टेलीग्राफ एक्ट का है और टेलीग्राफ एक्ट को जांच करने का अधिकार ईडी को है, क्योंकि वो सेंट्रल एजेंसी है। जो मुंबई पुलिस है वो टेलीग्राफ एक्ट में कैसे जांच कर सकती है, इसका कपिल सिब्बल ने ये यहाँ तक कह दिया था कि आपकी बेईमानी का हमें पता है और ईडी की ईमानदारी का भी पता है। यानी कटाक्ष करते हुए कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर ईडी पर भी सवाल उठाए थे और अर्नब गोस्वामी को तो सीधे सीधे बेईमान कह दिया था, जिस पर ऑब्जेक्शन किया था हरीश साल्वे ने। और उन्होंने कहा था कि जांच अगर ईडी या किसी केंद्रीय एजेंसी से होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी, परमबीर के राज भी खुल जाएंगे। परमबीर ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एफआईआर में जो सबसे बड़ा एक्यूज बनाया गया था इंडिया टुडे ग्रुप, उसको छुपाकर रिपब्लिक का नाम ले दिया था। और जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार इसी मामले पर बहस हुई थी, तब कपिल सिब्बल ने खुद माना था कि अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक टीवी इस मामले में अभियुक्त नहीं है या अक्यूज्ड नहीं है। पर आज पूरी तरीके से रिपब्लिक टीवी को अभियुक्त या दोषी करार दिए जाने की कोशिशें मुंबई पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी है। दूसरी तरफ ईडी है जो जांच कर रहा है और जांच के दौरान उसे इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिसके वजह से दूसरी बार इंडिया टुडे ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ को बुलाया जाता है। और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन हेड है
KR अरोड़ा, इन दोनों को भी बुलाया जाता है। और सीधा सीधा इसका संकेत ये है कि अब ये जो पूछताछ है इंडिया टुडे ग्रुप में अरुण पुरी और राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों तक जल्द ही पहुंचने वाली है। वो कब तक इससे बच पाएंगे, कब तक ईडी उनको सम्मन करता है, लेकिन निश्चित तौर पर ईडी सम्मन जरूर करेगा, क्योंकि अरुण पुरी ही इंडिया टुडे ग्रुप का मालिक है, राहुल कंवल इसमें बड़ा हिस्सेदार है, राजदीप सरदेसाई भी बड़े पद पर है। इन लोगों से भी पूछताछ जरूरी है और पूछताछ होकर ही रहेगी। यही वजह है कि मुंबई पुलिस इन सब को बचाने के लिए, इंडिया टुडे ग्रुप को बचाने के लिए, जिसको पहले ही दिन से परमवीर ने बचाने का काम किया था, ये सारे दाव पेच चल रहा है। और पहले दिन उन्होंने क्लीन चिट दी और बाद में जाकर हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल के मार्फत यह कहलवाने की कोशिश की है कि मुंबई पुलिस मामले में बहुत बेहतरीन जांच कर रही है, इसलिए ईडी को जांच करने का कोई हक नहीं बनता है, कोई हस्तक्षेप करने का हक नहीं बनता है। जहां तक ईडी का सवाल है, इसी मामले में अर्नब गोस्वामी ने और बाकी दूसरे अन्य लोगों ने, जिसमें हंसा एजेंसी भी शामिल थी, बार्क के अधिकारी भी शामिल थे, हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और हाई कोर्ट से ये मांग की थी कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई या दूसरी किसी केंद्रीय एजेंसी को दे दी जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस इसमें जो रवैया अपना रही है, गवाहों को दबाने का काम किया जा रहा है, प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और जैसा अभी पिछले दिनों एक खबर आई कि पार्थो दास गुप्ता की बेटी ने जो याचिका लगाई और हाई कोर्ट में भी वो याचिका लेकर पहुंची, प्रधानमंत्री को गुहार लगाई कि किस तरीके से उन्हें इतना पीटा गया कि वो 12 घंटे से आईसीयू में बंद थे और बाद में परिवार को खबर की जाती है। यानी कि मुंबई पुलिस का कमिश्नर परमवीर सिंह अपने उस व्यक्ति जो सचिन बाजे है, जिसको कि इस केस का स्पेशल इंचार्ज बनाया गया है, जिस व्यक्ति पर पहले ही हिरासत में हत्या का मामला सिद्ध हो चुका है, जो व्यक्ति शिवसेना का घोषित कार्यकर्ता है, उस व्यक्ति द्वारा ये जांच कराई जा रही है और उसी के पास जांच का जिम्मा है। यानी सीधे तौर पर सचिन बाजे ही दोषी है उस प्रताड़ना का, उस अत्याचार का जो पार्थो दास गुप्ता के ऊपर हुआ है। पार्थो दास गुप्ता को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है या दबाया जा रहा है क्योंकि वो अर्नब गोस्वामी के पुराने मित्र रहे हैं और मुंबई पुलिस चाहती है कि पार्थो दास गुप्ता कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, जिसके आधार पर मुंबई पुलिस 29 जनवरी के बाद अर्नब गोस्वामी को आसानी से गिरफ्तार कर सके। 29 जनवरी इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को और हाई कोर्ट ने भी 29 जनवरी तक के लिए पुलिस की गिरफ्तारी से छूट दे रखी है, पुलिस के द्वारा कोई भी कड़ा एक्शन लिए जाने पर रोक लगा रखी है। लेकिन 29 जनवरी के बाद पुलिस ये चाहती है कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति का ऐसा बयान मिल जाए जिसके आधार पर हम गिरफ्तार कर लें अर्नब गोस्वामी को, और फिर अर्नब गोस्वामी से वो सारे बदले लिए जाएंगे जो उद्धव सरकार लेना चाहती है, संजय राउत लेना चाहता है, उद्धव ठाकरे लेना चाहता है, शरद पवार से लेकर सोनिया गांधी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सब के सब पालघर के मामले में या सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये मानकर चल रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने अगर कवरेज नहीं की होती तो शायद महाराष्ट्र सरकार की इतनी बदनामी नहीं हुई होती, महाराष्ट्र सरकार की पोल न खुली होती, मुंबई पुलिस पर सवाल न उठे होते, और इसीलिए वो किसी भी तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार चाहते हैं। और इसी के लिए अन्वय नायक वाले केस में भी जो मामला पहले बंद हो गया था, उसमें अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस मामले में करीब 2 हफ्ते पुलिस हिरासत में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को एक बड़ी जीत मिली थी और इस जीत को महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती के तौर पर लिया था, मुंबई पुलिस ने चुनौती के तौर पर लिया था और उन्होंने नया हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। उसी के तहत पार्थो दास गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। उनकी जो पुरानी चैट थी अर्नब गोस्वामी के साथ में, उसको आधार बनाकर अब मुंबई पुलिस पार्थो दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी को लंबे समय तक के लिए जेल में रखने की एक साजिश रचती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ ईडी अपना काम कर रही है और ईडी की नजर में अभी भी जो हंसा की पहली एफआईआर थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें स्पष्ट तौर पर इंडिया टुडे ग्रुप टीआरपी चोरी का, टीआरपी लूट का सबसे बड़ा दोषी था और बार्क इस पर पहले भी जुर्माना लगा चुका है, एनबीए इस पर जुर्माना लगा चुका है। उसके बावजूद इन सारे तथ्यों को देखते हुए, जो क्रिमिनल हिस्ट्री थी इंडिया टुडे ग्रुप की, उसको देखते हुए परमवीर सिंह ने अपने पुराने रिश्तों का लाभ इंडिया टुडे ग्रुप को दिया और इंडिया टुडे ग्रुप को एक ही दिन में एफआईआर करने के 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे दी। लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप की दुश्मनी जिस चैनल से थी, जिस चैनल ने इंडिया टुडे ग्रुप को टीआरपी में अपदस्थ किया था, नीचे ढकेल दिया था, उसी चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परमवीर सिंह ये पूरा का पूरा जाल बुनते हैं और उस जाल में जिस तरीके से तमाम जो रिपब्लिक के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, हिरासत में रखा गया,
और यहाँ तक खबर थी कि 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। और जैसा कि परमबीर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं रिपब्लिक टीवी के एक एक व्यक्ति को बुलाऊंगा, एक एक अकाउंट की जांच की जाएगी और इन लोगों ने जो टीआरपी की चोरी की है उसको हम इनसे वसूल कर और इन्हें दंड दिलाकर रहेंगे। ये पहला मामला था जब किसी एफआईआर के बाद इतनी जल्दी एक तो जिस व्यक्ति का नाम है या जो संस्था का नाम है, जो अपराधी है, मुख्य अपराधी सूचना प्रदाता के द्वारा, उसको एक तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और दूसरा जो इस पूरे मामले में कहीं नाम नहीं है उसको लेकर पुलिस इस तरीके का डिसीजन सुनाती है। पुलिस का काम केवल जांच करना होता है, एफआईआर के आधार पर यह जांचना होता है कि क्या वास्तव में जो आरोप लगाए गए हैं, जो शिकायत की गई है वो सही है या नहीं सही है, और उसके आधार पर पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है कोर्ट में। बाद में कोर्ट में ये मामला चलता है, दोनों तरफ से दलीलें दी जाती है, तमाम सबूत पेश किए जाते हैं और उसके आधार पर कोर्ट निर्णय सुनाता है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में चूंकि पसोटावादी सरकार चलती है, उद्धव, सोनिया और शरद का एक अलग तरीके का तानाशाही चलती है, उस वजह से परमबीर सिंह को ये सारे हक दे दिए गए। और परमबीर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब निश्चित तौर पर ईडी उस पूरे के पूरे सच को बाहर लाने के काम में जुटी हुई है और उसी के तहत इंडिया टुडे ग्रुप के तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। बार बार पूछताछ हो रही है। इस पूछताछ में जल्द ही अरुण पुरी, राहुल कंवल जैसे लोगों का नंबर भी आएगा और बाद में जब पूछताछ के बाद तथ्य सामने आएंगे तो परमबीर का सच भी सबके सामने आ जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की जिद भी आ जाएगी और महाराष्ट्र सरकार अपने पसोटावाद के तहत जो कुछ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कर रही है, जो कुछ अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल को फंसाने के लिए कर रही है, पार्थो दास के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका हिसाब भी इन्हें कोर्ट में तो देना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।